हेलो दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम लोग उस प्रश्न पर बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है, आपसे हमेशा छूटता है और किताब में भी नहीं मिल पाता है। डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स अक्सर स्टूडेंट लोगों के लिए प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि जब आप जेपीएससी और जेएसएससी जैसा एग्जाम में बैठते हैं तो अक्सर पाते हैं कि कई मैगजीन पढ़ने के बावजूद कुछ क्वेश्चंस आपका छूट जा रहा है। तो दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का एक शानदार कलेक्शन जो अक्सर छूटता है, उन सभी क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर आज बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होगा वो होगा न्यूज़पेपर बेस्ड, यानी कि जो वर्तमान समय में चल रहा है न्यूज में, उस पर हम लोग बात करेंगे और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर पर आधारित दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो आपसे करंट अफेयर जो करंट है उससे डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछ लिया जाता है आपसे, और दूसरा प्रश्न होता है उससे संबंधित जो फैक्ट हैं, है ना, जो फैक्ट हैं उससे पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन। तो दोनों पर ही बात करेंगे, समझ गए। जो पुराना फैक्ट है उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उस पर भी ध्यान देंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दास सर है और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पे स्वागत करता हूं। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर तो बनता है। डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जरूर जो भी डेली का घटनाक्रम है ना, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप जरूर से कलेक्ट कीजिए, क्योंकि आज का ही जो आपको दिखाएंगे जो करंट अफेयर, सब बहुत सा करंट अफेयर आपको किताब में नहीं मिलेगा, है ना, और इसलिए भी क्वेश्चंस छूट जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला करंट न्यूज से। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट करंट न्यूज है, कृषि विभाग ने जारी किया संकल्प, राज्य में लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा। डियर फ्रेंड्स, अभी तक लाह की खेती को कृषि के रूप में नहीं रखा गया था, कृषि के का दर्जा नहीं दिया गया था, जिसे अभी कृषि का दर्जा इस बार प्रदान किया गया है। इससे कृषक को क्या क्या फायदा होगा दोस्तों? कृषक को जो है, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से ये लोग लाभान्वित नहीं थे, किसान क्रेडिट कार्ड का इन लोगों को लाभ होगा, है ना। लाह उत्पादन को मौसम आधारित बीमा योजना से भी इन लोगों को जोड़ा जा रहा है, समझ गए ना। फसल राहत योजना से भी इनको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए, आपको एक चीज बता दें, बहुत बार जो जेएसएससी वाले स्टूडेंट होते हैं, है ना, वो उनको टू द पॉइंट पढ़ने का आदत होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कई प्रकार के फॉर्म किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही बार एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि लाह की खेती निम्नलिखित में से किसे 2023 में कृषि का दर्जा दिया गया है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन का अलग अलग फॉर्मेट होता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको जाना चाहिए, डिटेल करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ के 19 जिलों में, झारखंड के 19 जिलों में लाह की खेती की जाती है और राज्य में लगभग 4 लाख किसान लाह की खेती से जुड़े हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, कितने किसान? 4 लाख किसान, और 19 जिला में लाह की खेती होता है। कृषि से होने वाली आय का लगभग 25 से 30% हिस्सा उन्हें लाह की खेती से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और 19% जो है, 19 ठो जिला जो है, इसमें से सबसे प्रमुख का जिला की अगर बात करें तो 8 जिला है सबसे प्रमुख। 8 जिला क्या है? सबसे प्रमुख है। इन सभी फैक्टों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कुछ फैक्ट होते हैं जो कि पुराना फैक्ट है, करंट अफेयर से नहीं है, लेकिन चूंकि लाह अभी चर्चा में है इसलिए आपको इन सभी बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बता दें कि लाह के उत्पादन में झारखंड देश में नंबर 1 है और भारत विश्व में नंबर 1 है ना। भारत विश्व में नंबर 1, यानी कि आप बोल सकते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन जो है झारखंड में होता है, समझ गए ना। देश के कुल उत्पादन का लगभग 50% अकेले झारखंड में उत्पादन होता है। 50% कहाँ उत्पादन होता है देश के कुल लाह उत्पादन का? झारखंड में। झारखंड में होता है, याद रखिएगा,
है ना, 50% झारखंड में होता है ना। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, चूंकि लाह अभी चर्चा का विषय है, लाह को कृषि का दर्जा दिया गया है, तो आपसे पूछ सकता है कि लाह उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक स्थिति क्या है। लाह उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक स्थिति, यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछ सकता है कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए भूमि की, है ना। तो याद रखिएगा, जिस भूभाग पर लाह की खेती की जाती है उसका समुद्र तल से 350 मीटर ऊंचा होना चाहिए वो भूभाग। कितना मीटर? 350 मीटर ऊंचा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो याद रखेंगे 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए, 350 मीटर तक हाइट होना चाहिए समुद्र तल से, 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। और एक प्रश्न बनता है डियर स्टूडेंट्स, वर्षा, है ना, वर्षा की क्या स्थिति होगी। याद रखिएगा 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए। ठीक है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आप अचानक से पूछिएगा कि भाई भौगोलिक दशा पूछ दिया, ये तो हम पढ़े नहीं थे, है ना, क्योंकि भाई ये रिलेट हो रहा है, अभी लाह की खेती चर्चा में है, कृषि का दर्जा मिला है, इसलिए इससे रिलेटेड प्रश्न अवश्य पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाह के बारे में आपसे इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि झारखंड में 4 प्रकार के लाह का उत्पादन होता है, जिसमें पहला है वैशाखी लाह, दूसरा है जेठवी लाह, तीसरा है कतकी लाह और चौथा है अगहनी लाह, है ना। ये वैशाख, जेठ, कार्तिक और अगहन, है ना, ये चारों का चारों क्या है, मंथ है ना, हिंदी कैलेंडर का। ठीक है, तो उसी के मंथ के नाम पर ही, महीना के नाम पर ही ये रखा गया है लाह के किस्म का नाम। और आपको बता दें कि झारखंड में सबसे ज्यादा किस लाह का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा वो है वैशाखी लाह। कौन सा लाह डियर स्टूडेंट्स? वैशाखी लाह का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वैशाखी लाह। वैशाखी लाह कितना प्रतिशत उत्पादन होता है डियर स्टूडेंट्स? याद रखेंगे झारखंड में कुल लाह का 82%, कितना परसेंट? 82%, 82% जो है, 82% जो है किस लाह का उत्पादन होता है? वैशाखी लाह का उत्पादन होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना, कि लाह का जो कीड़ा होता है ना, लाह का कीड़ा, जिसका जिसका वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लक्का। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? लेसिफर लक्का नाम याद रखिएगा, लेसिफर लक्का। ठीक है, इसी से क्या किया आता है? लाह का उत्पादन होता है, इसी से लाह का क्या होता है? उत्पादन होता है। और झारखंड में इन कीड़ों का सर्वाधिक जो है कहां पर पालन पोषण होता है? तो याद रखिएगा बेर का पेड़ पे, पलाश का पेड़ पे और कुसुम का पेड़ पे। बेर, पलाश और कुसुम का पेड़ पे इनका जो है सो क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहां से ये किन किन क्षेत्रों में लाह का उत्पादन होता है। रांची के खूंटी जिला, गढ़वा, पलामू, लातेहार क्षेत्र है। उसके बाद सिंहभूम क्षेत्र में भी लाह का उत्पादन होता है, संथाल परगना क्षेत्र में होता है और हजारीबाग जिला में भी लाह का उत्पादन होता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत झारखंड के नामकोम रांची में, है ना, भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र का स्थापना हुआ है। भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र का स्थापना कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा रांची में किया गया है, रांची के नामकुम में किया गया है ना। ये सब का सब पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि लाह जो है इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, लास्ट तक देखिएगा, मिस कीजिएगा तो एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा और आपके करंट अफेयर के बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि शॉर्टकट वन लाइनर टाइप का दिया रहता है किताब में। यहाँ पर डिटेल बता रहे हैं, ध्यान से समझना जरूरी है ना। शॉर्टकट कीजिएगा तो एग्जाम भी शॉर्टकट टाइप का ही जाएगा, समझ गए ना। बढ़िया मार्क्स लाने के लिए मेहनत जरूरी है ना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है डियर स्टूडेंट्स, है ना। देखिएगा, नीति आयोग ने चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग जारी किया है। ठीक है, नीति आयोग कौन सा रैंकिंग जारी किया है? चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग, है ना, जिसमें देश के 112 आकांक्षी जिलों में
टॉप 5 झारखंड के हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप 5 यानी कि 1 से 5 तक जो है ना 112 जिला में, देश के 112 जिला में 1 से 5 तक कौन से हैं, तो झारखंड के जिले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ना। ये जो है चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग कब जारी किया गया था, मार्च 2023 में जारी किया गया था, है ना। और चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग, चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग के टॉप 5 में शामिल है ना जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा साहेबगंज का पहला स्थान है, रामगढ़ का दूसरा स्थान है, गोड्डा का तीसरा स्थान है, हजारीबाग का चौथा है ना, और पश्चिमी सिंहभूम का 5वां स्थान है। पांचों जिला का नाम याद रखिएगा, है ना। साहेबगंज पहला पोजीशन पे है इस रैंकिंग में, हजारीबाग ये रामगढ़ दूसरा पोजीशन पे है, गोड्डा तीसरा, हजारीबाग चौथा और सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम 5वां स्थान पर है। समझ गए ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा तो जरूर से याद रखिएगा। पहला और दूसरा क्या है, साहेबगंज पहला और रामगढ़ क्या है दूसरा, रामगढ़ क्या है, रामगढ़ दूसरा है, ठीक है ना। याद रखिएगा पहला और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इस रैंकिंग का नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग तय करने का 5 व्यापक पैरामीटर है ना। किसके आधार पर ये जो है ना ये रैंकिंग दिया गया है, इसका पैरामीटर क्या है, इस पर थोड़ा सा बात कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना करके दे सकता है अगर क्वेश्चन को हार्ड करना होगा तो। याद रखिएगा इसमें स्वास्थ्य व पोषण क्षेत्र में अच्छे काम को 30% दिया गया है, वेटेज शिक्षा को 30% दिया गया है, कृषि और जल संसाधन को 20% दिया गया है, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को 10% दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को 10% अंक मिला है। समझ गए, इसी के आधार पर ये रैंकिंग जो है सो डिसाइड किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मार्च 2023 में डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में आकांक्षी जिलों में शीर्ष 5 जिला झारखंड के साहेबगंज पहला, रामगढ़ दूसरा, गोड्डा तीसरा, हजारीबाग चौथा, पश्चिमी सिंहभूम 5वां जिला रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हाईलाइटेड न्यूज है, इसे आप दिमाग में रखिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बुढ़वा महादेव मंदिर को दिया गया पर्यटन स्थल का दर्जा। बुढ़वा महादेव मंदिर को दिया गया पर्यटन स्थल का दर्जा। अब देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं और आपके किताब में बुढ़वा महादेव के बारे में दिया हुआ नहीं है, तो आप फंसिएगा कि नहीं फंसिएगा बताइए, है ना। आप जो भी किताब पढ़ते हैं बताइएगा उस किताब में क्या बुढ़वा महादेव के बारे में दिया हुआ है, बुढ़वा महादेव मंदिर, ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा बुढ़वा महादेव मंदिर जो है हजारीबाग जिला में है। कहाँ पर है, हजारीबाग में है। आप देख सकते हैं यही है बुढ़वा महादेव मंदिर का फिगर अंदर का, है ना। ये महादेव हैं और भी कुछ देवी देवता यहाँ पर हैं। आइए थोड़ा सा बताते हैं आपको। बुढ़वा महादेव मंदिर हजारीबाग का ऐतिहासिक मंदिर है। क्योंकि इसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है ना, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए ये जो न्यूज होता है ना, हाईलाइटेड न्यूज, बुढ़वा महादेव मंदिर को दिया गया पर्यटन स्थल का दर्जा, ये जो न्यूज है ना ये हाईलाइटेड न्यूज है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, भले आपके बुढ़वा महादेव के बारे में पूछे या फिर पूछे कि निम्नलिखित में से किसे हाल में ही पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है, 4 मंदिर का नाम दे देगा, है ना। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो फंसना कन्फर्म है ना। बुढ़वा महादेव का मंदिर के बारे में भी कुछ किताब में नहीं दिया हुआ है, तो आप वहां पर ही फंसते हैं। आप अपना किताब देख के बताइएगा कि आपके किताब में दिया हुआ है। बुढ़वा महादेव मंदिर हजारीबाग का एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग बुद्धकालीन माना जाता है। याद रखिएगा ये जो शिवलिंग है ये किस काल का है, बुद्धकालीन मंदिर है। समझ गए ना, बुद्धकालीन शिवलिंग है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बन सकता है आपके एग्जाम में, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यही सब क्वेश्चन छूट जाता है। समझ गए ना। पिछले बार देखिए जेपीएससी में HEC के बारे में पूछ दिया था, HEC के बारे में पूछ दिया था, और हाल में ही 3-4 महीना पहले एग्जाम से पहले वो HEC के बारे में एक बड़ा सा आर्टिकल निकला हुआ था पेपर में। हम लोग पेपर को अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और उस प्रकार का क्वेश्चन छूट जाता है। तो पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है उस पर भी फोकस करना है ना। तो ये जो मंदिर है ना, इसमें जो शिवलिंग है ये कब का शिवलिंग है, तो बुद्धकालीन शिवलिंग है। कहा जाता है कि हजारीबाग से जब भगवान बुद्ध गुजर रहे थे तो उन्होंने इसी जगह रात्रि विश्राम किया था, है ना। इतना ही नहीं, रामगढ़ का जो राजा है कामाख्या नारायण, रानी व उनके पूर्वज इसी मंदिर में आकर पूजा पाठ किया करते थे।
याद रखिएगा, ठीक है। और इस मंदिर के लिए जमीन कौन दिया, तो 2 एकड़ 50 डिसमिल क्षेत्र में फैला यह मंदिर झारखंड क्षेत्र के सिद्ध मंदिरों में से एक है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक ही स्थल पर देवों के देव महादेव, शिव के अलावा माँ वैष्णो देवी, हनुमान जी और शनिदेव के रूप में पुराना पीपल का वृक्ष भी विद्यमान है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बुद्धकालीन शिवलिंग है ये, है ना। और माना जाता है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर विश्राम किए थे। उसके अलावा जो है रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण रानी व उनके पूर्वज भी इस मंदिर में अक्सर पूजा पाठ किया करते थे। तो मंदिर चूंकि हाईलाइटेड है इसलिए याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए हाल फिलहाल भी का ही है। चाईबासा के डॉक्टर जानुम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान मिला है। चाईबासा के डॉक्टर जानुम सिंह सोई। दोस्तों उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप दास्टर लर्निंग ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो काइंडली इसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, चाहे आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी का, जेएसएससी का या बीएसएससी का, समझ गए ना। झारखंड से संबंधित, क्योंकि झारखंड का ही मैक्सिमम फैक्ट्स इस पर अभी अवेलेबल है ना। तो झारखंड का अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर ऑलरेडी 5-6 फ्री टेस्ट अपलोड हो चुका है, वीकली टेस्ट अपलोड होता है, उस टेस्ट को जाकर के देखिए, दीजिए। झारखंड का भी टेस्ट अवेलेबल है, कंप्यूटर का भी टेस्ट अवेलेबल है, साइंस का भी टेस्ट अवेलेबल है, जो कि फ्री सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फ्री टेस्ट सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा, आप उसे दीजिए और अपना लेवल झारखंड के लेवल पे देखिए कि झारखंड के स्टूडेंट्स के बीच आपका क्या रैंक आ रहा है। समझ गए ना, अपने स्थिति में भी सुधार करना जरूरी है और हम लोग वीकली वहां पर टेस्ट अपलोड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का भी, झारखंड का भी और अदर भी, है ना। और उसी का डिस्कशन जो है आपका यूट्यूब चैनल पर भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर डिस्कशन तो संभव नहीं है, तो जो भी क्वेश्चंस होता है उसका डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर से देखिए, बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी है, उसका भी लाभ लीजिए, है ना। और अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, बट दैट इज सेकेंडरी, है ना। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर टेस्ट वगैरह सब आप दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। चाईबासा के डॉक्टर जानुम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान मिला है। जानुम सिंह सोई याद रखिएगा, पद्मश्री सम्मान मिला है ना। कहाँ के हैं ये, पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा निवासी डॉक्टर जानुम सिंह सोई को बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। समझ गए ना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, तो जानुम सिंह सोई याद रखिएगा। दूसरा, जानुम सिंह सोई जो है झारखंड की हो भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सम्मान मिला है। समझ गए ना, किस भाषा से यह संबंधित है, क्यों मिला सम्मान, तो याद रखिएगा हो भाषा, है ना, हो भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। इज इट क्लियर, हो भाषा, ठीक है। जानुम सिंह सोई नाम याद रखिएगा, जानुम सिंह सोई और हो भाषा याद रखिएगा, पद्मश्री सम्मान इनको मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसको से रिलेटेड कुछ और खोजें सामने आई है ना। एथनो आर्कियोलॉजिस्ट पुरातात्विक शोध में हजारीबाग के इसको रॉक आर्ट का खुलासा, है ना। इसको रॉक आर्ट में कुछ और कलाकृतियां सामने आई है, वो क्या क्या आकृतियां हैं, चलिए उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। चट्टानों पर जंगली पशु, कछुआ, मानव व सूर्य की आकृतियां, है ना, मानव व सूर्य की आकृतियां। क्या है ये रिपोर्ट, चलिए देखते हैं, है ना। यहां पर क्या है देखिएगा, हजारीबाग जिला मुख्यालय के करीब 48 किलोमीटर दूर इसको रॉक आर्ट जंगली पशु, कछुआ, मानव और सूर्य की आकृतियां मिली है। इन शैल चित्रों में छोटे बड़े सूर्यों की कई आकृतियां मिली है, लेकिन इनमें एक आकृति अस्पष्ट और काफी बड़ा है। सूर्य की आकृतियां के मध्य में एक गोला बनाकर शक्तिपुंज को उभारा गया है ना। बाहर वाले वृत्त के ऊपर कुल 29 रेखाओं के माध्यम से सूर्य की किरणों की प्रखरता को इस चित्र में दर्शाया गया है। समझ गए ना, इस पे और रिसर्च चल रहा है, समझ गए, इस पर और रिसर्च चल रहा है और रिसर्च में जो कुछ भी बाहर आ रहा है वो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल पा रहा है। समझ गए ना, ध्यान दीजिएगा, बड़े वृत्त के साथ ही छोटे वृत्त से भी प्रकाश पुंज निकलने के संकेत और किरण जैसी रेखा खींचकर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि मानव के चित्र में दोनों पैरों के नीचे एक छोटे बच्चे की आकृति बनी हुई है ना।
एक तो सूर्य की आकृति के अंदर सूर्य की आकृति बनाया गया है शक्तिपुंज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा मानव जो चित्र मिला है वो मानव चित्र में दोनों पैरों के नीचे एक छोटे बच्चे की आकृति बनी हुई है। यह संभवतः मानव के जन्म लेने या देने की स्थिति को दर्शाता है। समझ गए? इसको मैं मानव तैलचित्रों के सम्मान की तेलंगाना के, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए इन तैलचित्रों में 3 कछुओं की आकृतियां मिली है। एक कछुआ छोटा है और एक मध्यम आकार का है। ठीक है, याद रखिएगा। कछुआ की आकृति भी मिली है। उसके अलावा चलचित्रों पर उजले रंग से हिरण की आकृति उकेरी गई है। इसे पूरब से पश्चिम की ओर छलांग लगाते दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कुछ हाईलाइट हुआ है अभी के रिसर्च में, ताजा रिसर्च हुआ है ना। जिस सबसे वही मानव की आकृतियां भी है जिसका एक हाथ हिरण की ओर दिखाया गया है और इसके प्रतीत होता है कि उस वक्त के प्राचीन मानव हिरण का शिकार करते थे और हिरण बचने के लिए भाग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नया रिसर्च सामने आया है कि एक ऐसा फिगर मिला है जिसमें जो है मानव जो है आदमी जो है हिरण को पकड़े हुए है, जिससे ये बोला जा सकता है कि उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, मानव का शिकार करते थे, ये हिरण का शिकार करते थे और हिरण जो है भाग रहा है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर हिरण को छलांग लगाते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आज का जो है देखिएगा, ऑल न्यूज आपको न्यूज़पेपर से उठा के लाए हैं, है ना, न्यूज़पेपर से लाए हैं। सेशन को लास्ट तक देखिएगा, बहुत बढ़िया सेशन है। क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का आएगा दोस्तों, है ना, क्वेश्चन पक्का आएगा, बस बने रहना है, समझना है चीजों को। 73वें वन महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा, अपने कैंपस में पेड़ लगाएं, प्रति वृक्ष 5 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, है ना। अपने कैंपस में पेड़ लगाइए, एक वृक्ष पर 5 यूनिट बिजली फ्री, 20 वृक्ष पर 100 यूनिट बिजली फ्री, है ना। ध्यान दीजिएगा, वृक्ष कैसा होना चाहिए याद रखिएगा, इसके लिए बोला गया है ना, कि प्रति वृक्ष 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। लेकिन याद रखें, गेंदा गुलाब का लगाने से लाभ नहीं मिलेगा, फलदार पौधा लगाना पड़ेगा, है ना, उसे ही संरक्षित भी करना होगा। याद रखिएगा, हेमंत सोरेन पुंदाग में शुक्रवार को आयोजित 73वें वन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे, है ना। कौन सा महोत्सव? 73वें वन महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? पुंदाग में हुआ है, याद रखेंगे, पुंदाग में हुआ है। कुछ फैक्ट यहाँ पे सामने में दिया हुआ है। 23,721 वर्ग किलोमीटर पर झारखंड में वन भूमि है, आप लोग जानते हैं, जिसका अगर प्रतिशत बोले तो 29.76% है। ठीक है, और वन नीति 1988 का जो वन नीति है उसके अनुसार 33% रहना चाहिए, लेकिन झारखंड काफी करीब है ना। और झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है वो क्या है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं, है ना। इसी वन नीति में बोला गया है कि वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे से आरा मशीन हटेगी। अब देखिए, आपको वन नीति पढ़ना भी है ना, वन नीति पढ़ना भी है और इससे क्वेश्चन पूछता भी है कि बताएं निम्नलिखित में से वन नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। 4 ठो कथन दे देगा। वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे से आरा मशीन हटेगी। आप पढ़े ही नहीं है तो इसको क्या कीजिएगा, सत्य या असत्य कैसे डिसाइड कीजिएगा? नहीं कर पाइएगा, है ना। बोल देगा कि सत्य कथन ढूंढे, है ना, गुलाब या गेंदा फूल लगाने पर भी आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तभी आप जेपीएससी टाइप का एग्जाम का आंसर कर पाइएगा, है ना। अदरवाइज क्वेश्चन ट्विस्ट रहेगा तो क्वेश्चन छूटेगा, और नहीं अगर सीधा सीधा पूछ लेगा कि भाई 73वें वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ऑप्शन में पुंदाग रहेगा, आप आंसर मार दीजिएगा टिक, तो सही हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन छोटा एग्जाम में पूछता है, लेकिन बड़े एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन को घुमाया जाता है। निशानेबाज सृष्टि सिंह को एनटीपीसी ने 2.47 लाख आर्थिक सहयोग दिया है, जो कि यह हाईलाइटेड है, याद रखिएगा, है ना। एयर राइफल निशानेबाज, है ना, सृष्टि सिंह क्या है? निशानेबाज है, और इसको जो है एनटीपीसी दिया है 2.47 लाख। ठीक है, कहाँ की है? याद रखिएगा, चौपारण प्रखंड हजारीबाग जिला से ये बिलोंग करती है ना, हजारीबाग जिला से बिलोंग करती है सृष्टि सिंह, और ये क्या है? निशानेबाज है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो है बताने जा रहे हैं करंट अफेयर का, ध्यान से देखिए क्या क्या यहाँ से आ सकता है। एक सेकंड के लिए रुकेंगे।
हाँ जी, चलिए, भूगर्भ जल अधिनियम बनाने की प्रक्रिया तेज किया जा रहा है दोस्तों, है ना। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्योंकि झारखंड सरकार ने जल संरक्षण के लिए कानून बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए पहले ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया जाएगा। भूजल दोहन को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम कारगर साबित होगा, है ना। राज्य के कई शहरों में भूगर्भ जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है ना। यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट है ना, क्या है समझिएगा। सेंट्रल वाटर बोर्ड ने खुलासा किया कि झारखंड में भूजल दोहन आर्थिक झारखंड में भूजल का कितना दोहन होता है ना। इसके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड झारखंड में गिरते जलस्तर को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की थी, है ना। कौन जारी किया था? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, है ना। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है एक रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट में डियर स्टूडेंट्स क्या बोला गया है समझिए। वर्ष 2020 की तुलना में भूमि जल की निकासी 2.21% बढ़ी है और वर्ष 2020 में भूमि जल की निकासी 29.13% थी। वहीं 2022 में, ध्यान दीजिएगा, 2022 में यह बढ़कर 31.35% हो गई है। सबसे अधिक धनबाद और कोडरमा में भूजल का दोहन हो रहा है ना। अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा भूजल का दोहन कहाँ हो रहा है, तो नंबर 1 पे आएगा धनबाद, दूसरे नंबर पे आएगा कोडरमा। धनबाद में 75% भूजल का दोहन हो रहा है ना। कोडरमा में 66% भूजल का दोहन हो रहा है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में सबसे कम 9.93% भूजल का दोहन हो रहा है। समझ गया? इस चीज को याद रखना पड़ेगा, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि झारखंड में ग्राउंड वाटर रिपोर्ट के ताजा तरीन रिपोर्ट के अनुसार आप बताएं कि झारखंड में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन किस जिला में हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? धनबाद। दूसरा जिला कोडरमा। सबसे कम अगर पूछता है तो याद रखिएगा सबसे कम क्या आ जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। यही सब क्वेश्चन तो छूटता है, क्योंकि न्यूज़पेपर का देखिए इतना बड़ा आर्टिकल में कहीं बीच में छोटा सा लाइन लिखा हुआ है ना। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन छूटेगा। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा हुआ है, उस बात पे ध्यान दीजिएगा सभी को, कि रांची, धनबाद व रामगढ़ जिले में भूगर्भ जलस्तर की स्थिति बेहद चिंताजनक। 2011 में बनाई गई थी जल नीति और 2015 में जल आयोग का गठन हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हाईलाइटेड है। दोस्तों, जो चीज चर्चा में रहता है ना, उससे अक्सर क्वेश्चन बनता है, समझ गए ना। और उसी पे हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान भी देना होता है, तो क्वेश्चन छूटने का संभावना हो जाता है कम, है ना। आप देखिए कल यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, और यूपीएससी का एग्जाम में करंट अफेयर से लिंक करे क्वेश्चन का भरमार था, समझ गए ना। तो ट्रेंडी है करंट अफेयर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कीजिएगा तो पीछे हो जाइएगा, ठीक है। याद रखिएगा 2011 में जल नीति बनाया गया था, 2015 में जल आयोग का गठन किया गया था। इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है, दिमाग में रखेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओल चिकी लिपि के जनक के गांव पहुंचे सीएम, है ना। ओल चिकी नीति, ओल चिकी लिपि जो है दोस्तों, कौन है जनक? पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू के घर के गांव कौन गए? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को उड़ीसा के पहुंचे पंडित रघुनाथ मुर्मू के घर। तो ओल चिकी लिपि अभी हाईलाइटेड है। इससे संबंधित जो फैक्ट है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित फैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, समझ गए ना, पूछा भी जाता है ना। डियर स्टूडेंट्स, दास सर लर्निंग ऐप को जरूर से इंस्टॉल कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके इसे इंस्टॉल कीजिए। देखिए कि यहाँ पर आपके लिए क्या क्या काम का चीज है। नहीं कुछ तो फ्री टेस्ट दीजिए, जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसका लाभ लीजिए, फ्री वीडियो लेक्चर्स है उसका लाभ लीजिए, जो लाइव लेक्चर्स आ रहा है उसका लाभ लीजिए। तो बहुत सारा कंटेंट आपके लिए उपयोगी होगा इस ऐप पर, तो जरूर से आप इस ऐप को एक बार देखें। ध्यान दीजिएगा, ओल चिकी लिपि क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है। संथाली भाषा की लिपि कौन सा है दोस्तों? ओल चिकी है। इसका आविष्कार मयूरभंज जिले के निवासी रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था, है ना। 1941 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार कौन किए थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू किए थे। याद रखिएगा क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की पूर्ण संभावना है। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना था बीदू चांदन, है ना। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक था ये, है ना।
प्रथम संथाली भाषा का पहला, संथाली भाषा का पहला नाटक अगर पूछे, साहित्यिक नाटक पूछे, तो वो कौन सा है? वो बिदु चांदन है। कौन सा है? बिदु चांदन है, याद रखिएगा। एक सेकंड, संथाली भाषा का पहला कौन सा नाटक है? बिदु चांदन है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है ना, इसे भी याद रखेंगे। उससे पहले खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो जिद पर और तो सही। अगर एक बार डिसाइड कर लिए कि निकालना है इस बार जेएसएससी जेपीएससी, तो लगे रहिए, जरूर से एग्जाम निकलेगा। संथाली भाषा संबंधित कुछ उपबंध है, देखिएगा। 92 संशोधन 2003 द्वारा संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को 92वां संशोधन, संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या किया गया? शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा यह है। ठीक है, याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है, और संख्या की दृष्टि से बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। संथाली भाषा को होर रोड कहते हैं, अर्थात होर लोगों की बोली, अर्थात होर लोगों की बोली। इसके अलावा कुछ और पूछ सकता है, डोमन साहू समीर, डोमन साहू समीर संथाली भाषा का भारतेंदु बोला जाता है इनको, याद रखिएगा। प्रमुख रचना है संथाली प्रवेशिका, 1951 में लिखे थे। प्रथम समाचार पत्र था होर संवाद, 1947 में लिखे थे, है ना। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, झारखंड के साहित्य, है ना, और के बारे में आपको पढ़ना भी है, आपका जेपीएससी का सिलेबस में भी है और जेएसएससी का सिलेबस में भी है, तो इन सब नाम को तो रटना पड़ेगा, बिना इसका काम नहीं चलेगा। डोमन साहू समीर, याद रखिएगा, संथाली भाषा का भारतेंदु इनको बोला जाता है। प्रमुख रचना क्या था? संथाली प्रवेशिका, डोमन साहू समीर लिखे थे। प्रथम समाचार पत्र संथाली भाषा का, है ना, होर संवाद था, इनका भी रचना यही किए थे। संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण कौन लिखे थे? याद रखिएगा, प्रथम व्याकरण का नाम है अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज 1873 में लिखा गया था, एओ स्क्रैप रोड के द्वारा, एओ स्क्रैप रोड के द्वारा डियर स्टूडेंट्स लिखा गया था। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब का सब फैक्ट है। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जेपीएससी आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है 11th जेपीएससी के लिए। तो अगर आप जेपीएससी आंसर राइटिंग सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल जरूर करें। आंसर राइटिंग क्या होता है, कैसे उत्तर लिखना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, क्या उत्तर में लिखना है, मेंस के बड़े बड़े उत्तर को इजीली कैसे करना है टैकल, अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर से आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, आपको फायदा होगा। साथ में ही अगर आप जेएसएससी सीजीएल दरोगा, है ना, इस सब का बैचेज लेना चाहते हैं तो ये भी स्टार्ट हो रहा है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ये हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में अगेन मिलेंगे न्यूज़पेपर के कुछ अमेजिंग इंपॉर्टेंट कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों बनता है, इसलिए शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।